भारत किसानों का देश है और यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होता चला आ रहा है, लेकिन बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण आज खेती योग्य भूमि की कमी होती जा रही है। साथ ही खेती योग्य भूमि में रसायनों के भारी उपयोग के कारण खेत की उपजाऊ शक्ति भी कम होती जा रही है। फसलों के रोपण से लेकर काटने तक में विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना बनी रहती है। इन्हीं सब समस्याओं से निजात पाने के लिए वैज्ञानिकों ने खेती करने की एक नई विधि का आविष्कार किया, जिसे हाइड्रोपोनिक्स खेती कहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। कभी सोचा है आपने कि हम पैसे देकर पानी की बोतल तो खरीद लेते हैं, लेकिन पानी बनाने वाले को क्या देते हैं? कभी आपके मस्तिष्क में आया है कि आखिर हम पैसे देकर मोल भाव करके सेब तो खरीद लेते हैं, लेकिन सेब बनाने वाले को क्या देते हैं? सेब बनाने वाले यानी प्रकृति को हम देते हैं धूल, धुआं, गंदगी और प्रदूषण। लेकिन मनुष्य अपने सर्वाइवल के लिए विकल्प की तलाश कर ही लेता है। अगर सड़कों पर भीड़ ज्यादा हो गई तो फ्लाईओवर बना लेता है, अगर बसों में भीड़ ज्यादा हो गई तो मेट्रो से चलने लगता है, लेकिन अगर जमीन पे ही भीड़ ज्यादा हो जाए तो? जी हाँ, बढ़ती आवासीय आवश्यकताओं ने मनुष्य के लिए खेती योग्य जमीन को सीमित कर दिया है। ऐसे में आवश्यकता है कि खेती योग्य जमीन से ऊपर उठकर सोचा जाए। जी हाँ, जमीन से ऊपर उठकर खेती करने के बारे में सोचा ऋचा सिंह जी ने, जिसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक खेती, मृदा खेती या जलीय खेती। तो आप ऋचा सिंह से मिलेंगे जलीय खेती के बारे में जानने के लिए, हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में जानने के लिए, या फिर मिट्टी रहित खेती के बारे में जानने के लिए। आइए ले चलते हैं। How are you? वो मेरे फादर Fine, हैं। welcome. Please. प्लीज सर। तो बताइए ऋचा जी, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको इस हाइड्रोपोनिक खेती की? सर एक्चुअली मैंने अपने घर पे हमेशा से ही एग्रीकल्चर की तरफ रुझान सभी का देखा है। मेरे फादर इन लॉ दोनों लोग एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं। मेरा भी इंटरेस्ट था गार्डनिंग में, बट चूंकि मेरा बैकग्राउंड डिफरेंट है, इस वजह से इनिशियली तो मैंने अपना कंप्यूटर साइंस ही कंटिन्यू किया, लेकिन उस रुझान की वजह से मैंने अपने जॉब से रिज़ाइन किया और फिर ये समझने की कोशिश की कि हम हिंदुस्तान में चीज़ों को कैसे एक यूथ को एग्रीकल्चर की तरफ ला सकते हैं, जो कि हमारे कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो बस यही एक इंस्पिरेशन थी। और एक हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरफ फोकस भी कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर की तरफ यूथ का रुझान होना चाहिए और किसानों को आय को हम दुगना कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरी तरफ से क्या इनपुट हो सकता है और क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हम ला सकते हैं। चूँकि मेरा एक्सपर्टीज़ टेक्नोलॉजीज़ में है, इसलिए मैंने ये सोचा कि हम क्या टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके एग्रीकल्चर को आगे तक ले जा सकते हैं इंडिया के अंदर। तो बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन यही थी कि मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाऊँ। किसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया आपको इस हाइड्रोपोनिक खेती के लिए? सर मेरे लिए इंस्पिरेशन मेरे हस्बैंड रहे हमेशा से ही। उनकी लगन मैंने देखी और उनका सपोर्ट मैंने देखा। मेरे आइडियाज़ को उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है और मैं
मेरा इस फील्ड में आने का मेजर जो मुझे इंस्पिरेशन मिला वो मेरे हस्बैंड के थ्रू ही मुझे मिला। क्या क्या चैलेंजेस आए आपके रास्ते में? शुरुआती दौर में हाइड्रोपोनिक्स के बारे में मुझे नहीं पता था, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हो सकती हैं जिसके थ्रू हम एग्रीकल्चर को आगे तक ले जा सकते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स के बारे में मुझे इंटरनेट से पता चला, इज़राइल की ये टेक्नोलॉजी है और इसको ही मैंने चूज़ करने का कारण ये था कि इसमें पानी की जो यूजेस हैं वो काफ़ी कम है और इसको हम स्मॉल स्पेस में कर सकते हैं, रूफ टॉप पे कर सकते हैं, आपके पास एक बालकनी आप उसमें भी उसको कर सकते हैं। इवन उसके लिए आपको एक्सटर्नल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई थर्ड पर्सन हायर करना पड़े। आपका शौक है तो भी आप कर सकते हैं और आप अगर उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है किसी भी चीज़ का, स्पेस का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। इसके अलावा कोई एक पर्टिकुलर ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको वाटर बहुत मतलब मात्रा में चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो बेसिकली मेरा चूज़ करने का यही एक कारण था कि उसमें पानी की कमी बहुत कम है, पानी का यूजेस बहुत कम है और इसके अलावा स्पेस बहुत कम यूटिलाइज होता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ऋचा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। और आपके हस्बैंड डॉक्टर सौरभ सिंह जी भी हमारे साथ में हैं। सौरभ जी बताइए, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया सुनील जी, आप बताएं। अपनी रिसर्च को आपने एक ऐसे लेवल में कन्वर्ट कर दिया कि हम सब के लिए वो नज़ीर बनने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भोजन बहुत ही ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है एक ह्यूमन बीइंग की, लेकिन आज के परिवेश में ये दुखद है कि हमें एक अच्छे फ्रूट्स उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। या तो उसमें पौष्टिकता की कमी होती है या फिर जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं मार्केट में उनमें इतने ज़्यादा कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, इतने ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है कि वो हमारी स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होने की जगह और नुकसानदायक साबित हो जाते हैं। तो हम लोगों ने फिर अपनी वाइफ के साथ, मैं अपने पिताजी के साथ में इस पे काम शुरुआत करी कि कैसे हम एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अच्छे उत्पादन लेके आ सकते हैं। पहले मैं और ऋचा दोनों नोएडा में ही थे, वहाँ पे हम लोग अपना जॉब कर रहे थे, लेकिन साथ में फिर हम लोग ने वहाँ पे छोटे स्केल पे हाइड्रोपोनिक्स टोमेटो का प्रोडक्शन करना शुरू किया। तभी मेरे पिताजी ने बोला कि आप बहुत छोटे स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्यों ना इसको घर पे ही आकर के, मैं बरेली से रहने वाला हूँ तो नोएडा से आप बरेली में ही हमारे पास थोड़ी सी जगह है जो घर के पीछे, उसमें ही आप क्यों नहीं कुछ करते हैं। फिर हम लोग घर पे आए, हम लोग ने यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया। पूरा इसका बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो फैमिली, इट्स अ काइंड ऑफ अ फैमिली बिजनेस, पूरी फैमिली एक सहयोग करते हुए इसको आगे बढ़ा रही है। हमने अपने घर के 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में लगभग 5-5.5 हज़ार के आसपास स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए, जिसका उत्पादन हमें वहाँ से मिलने लगा है। तो बहुत सारी लर्निंग्स हैं जो हमें इससे मिली हैं। धीरे धीरे अब हम इस चीज़ को आगे ले जा रहे हैं। हमारा एक छोटा सा फार्म है बरेली में, हम उसमें भी और बड़े स्केल पे इसको शुरुआत करना चाह रहे हैं। सौरभ जी, आपके इंस्पिरेशन और आपको आगे ले जाने वाले आपके पापा भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप ये बताइए कि ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जल संरक्षण में किस तरह योगदान कर रही है? हमने जो है इस खेती को करने के लिए एक टैंक बनाया है 1000 लीटर का। उसमें हमने जो है न्यूट्रिएंट्स को खोल दिया है। अब जो है ये न्यूट्रिएंट्स पाइपों के द्वारा चलता है, सर्कुलेट होता है और इसी में टैंक में इकट्ठा होता रहता है, जाता है पौधों के द्वारा और फिर जो है टैंक में ही आ जाता है पानी। तो इस तरह से पानी की वेस्टेज है ही नहीं इसमें। पारंपरिक खेती में जो 1 घंटे का पानी जो ट्यूबवेल का होता है वो 1 घंटे का, इसमें जो है 1 साल चलेगा वो पानी। तो ये तो कुछ सामान्य जानकारियां थी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में। अब आइए आपको लिए चलते हैं ऋचा जी के हाइड्रोपोनिक प्लांट पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है, इसलिए इसे हाइड्रोपोनिक्स या जलीय कृषि कहते हैं। बरेली की ऋचा सिंह ने
इस खेती को जाना और इसके तकनीक को समझा और इस खेती की शुरुआत छोटे स्तर से शुरू की। चूंकि ऋचा की पारिवारिक पृष्ठभूमि खेती रही है, इसलिए शुरुआती सफलता मिलने के बाद इन्होंने बरेली में 1000 वर्ग फीट में 8 परतों वाली हाइड्रोपोनिक्स खेती के तहत स्ट्रॉबेरी को लगाया है। 1000 वर्ग फीट की इस जमीन में वो विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन ले रही हैं। हाइड्रोपोनिक्स की खेती में स्ट्रॉबेरी, पालक, ब्रोकली, लेटुस, फूल गोभी, टमाटर और अन्य फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में हम कई प्रकार की खेतियां कर सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों के लिए और फलों के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप हाइड्रोपोनिक में ग्रो करें। और इसके अलावा अभी हमने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी लगा रखी है, इसके अलावा आप टमाटर लगा सकते हैं, ब्रोकली लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं, शिमला मिर्च लगा सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों में लेट्यूस आप लगा सकते हैं, मेथी आप लगा सकते हैं, पालक आप लगा सकते हैं, इसके अलावा भिंडी आप लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं। जितनी भी फल सब्जियां हम देखते हैं अपने आसपास, वो सभी तरह की सब्जियां हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम में लगा सकते हैं। ऋचा सिंह ने सर्वप्रथम 8 लेयर की हाइड्रोपोनिक संयंत्र को तैयार किया। संयंत्रों को तैयार करने के लिए सबसे पहले पीवीसी पाइप में 9-9 इंच की दूरी पर छेद किया गया। पीवीसी का जो पाइप का हाइट है वो 4 इंच का पाइप है ये, और इसमें जो होल किया जाता है वो 3 इंच का किया जाता है, और एक होल से दूसरे होल का डिस्टेंस है वो 9 इंच का रहता है। और ये जो पाइप की लेंथ आती है वो स्टैंडर्ड लेंथ 20 फीट का पाइप आता है, जिसमें हर 9 इंच पे एक 3 इंच का होल किया जाता है। इस सेटअप में स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की और इनके पौधों को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से मंगवाया। पौधों को कोकोपीट, परलाइट, क्ले बॉल्स और अन्य माध्यम से एक नेट कप में लगाया और इस कप को 3 इंच के छेद में रखा। ये नेट कप है, इसका साइज 3 इंच है, और इस नेट कप में हम पौधा लगाते हैं। ये हमारा स्ट्रॉबेरी का पौधा है, इसकी ये रूट्स हैं। इस रूट्स को हल्का सा यहाँ से होल करके और इस रूट्स को हम बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद ये एक क्ले बॉल मटेरियल होता है। इन क्ले बॉल्स को हम इसमें ऐसे करके डालते हैं। क्ले बॉल का यूजेस बेसिकली ये होता है कि क्ले बॉल थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन करके रखता है, जिससे कि पौधों की जड़ों को मॉइस्चर मिलता रहे। और इसका जो बॉटम सरफेस है इस कप का, वो पाइप के अंदर आधा पाइप पानी भरा जाता है, और आधा पाइप पानी भरने के बाद जो रिमेनिंग पाइप आधे से ऊपर जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता है, तो एक ये छोटे पाइप के थ्रू पानी अपने आप दूसरे पाइप में आ जाता है। तो ये कप इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसका जो बॉटम सरफेस है वो पानी से हमेशा टच करता रहे, ताकि जड़ें जो भी न्यूट्रिएंट लेंगी पानी के थ्रू एब्जॉर्ब करती रहेंगी। ऋचा जी का हाइड्रोपोनिक्स खेती में तैयार किया हुआ सेटअप अर्ध स्वचालित है और इसमें न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इस सेटअप का तापमान, आर्द्रता, पोषक तत्व के प्रवाह को केंद्रीय रूप से नियंत्रित किया जाता है। ये हमारे सेंसर्स हैं जो ह्यूमिडिटी मेजर करता है, और टेम्परेचर, जो इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है वो उसको दर्शाता है। अभी इस टाइम जो टेम्परेचर है 20.9 है, और जो हमारी ह्यूमिडिटी है वो 83% है। अगर हमें इसे डाउन करना है तो हम एग्जॉस्ट फैन का यूज़ करते हैं, और ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमने इसके अंदर लगाए हुए हैं वो इस कंट्रोलिंग सिस्टम से कंट्रोल होते हैं, ये टाइमर के थ्रू कंट्रोल होते हैं। इसके लिए 2 टाइमर्स लगे हुए हैं। एक टाइमर जो लगा हुआ है वो हमारे न्यूट्रिएंट की मोटर को कंट्रोल करता है। एक टाइमर ये कूलिंग के लिए जो हमने डक्ट लगाया हुआ है, गर्मियों में जब इन्वायरमेंट हमको ठंडा रखना है तो उसके लिए हमने डक्ट लगाया हुआ है। डक्ट को भी ये टाइमर कंट्रोल करता है। जब हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री से आगे बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली कूलर्स ऑन हो जाएंगे और डक्ट के थ्रू ठंडी हवा इस पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाएगी। और जब हमारा टेम्परेचर 30 से कम जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम्स लगाए गए हैं। ये एक टेम्परेचर सेंसर है जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को दर्शाता है। इसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि अभी इस टाइम हमको ये टेम्परेचर यहाँ पर मिल रहा है। ग्रीष्म काल में
इस संयंत्र में लगे कूलिंग डक्ट्स का उपयोग वहां के तापमान को नियंत्रण करने में किया जाता है और इसके तापमान को 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, जो पूरे वर्ष विभिन्न फसलों की खेती करने में मदद करता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। इस प्लांट को देखकर मुझे जैसा कि लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है सिविल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, प्लांट ब्रीडिंग का, हॉर्टिकल्चर का, मतलब विज्ञान की बहुत सारी विधाएं आपके हाइड्रोपोनिक प्लांट में मुझे दिख रही हैं और एफर्ट केवल और केवल आपका और आपके हस्बैंड का है। तो दो लोगों में इतनी सारी विज्ञान की विधाएं कैसे हो सकती हैं, कैसे इनकलकेट किया आपने? जी सर, इस पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी एक्सपर्टीज़ टेक्नोलॉजी में है और सिविल और इलेक्ट्रिकल में बेसिकली मैं एक्सपर्ट हूँ और केमिकल से रिलेटेड और बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी हैं चीज़ें उनमें मेरे हस्बैंड एक्सपर्ट हैं। तो दोनों की एक्सपर्टीज़ मिला के हम लोगों का एक कंबाइंड सेटअप हम लोगों ने तैयार किया है और जो भी इश्यूज़ आते हैं रिलेटेड टू सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसको मैं हैंडल करती हूँ, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, टाइमर सेट करना है, उसकी टाइमिंग सेट करनी है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनको मैं हैंडल करती हूँ। न्यूट्रिएंट से रिलेटेड या बायोकेमिकल से, बायोटेक्नोलॉजी से और प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको मेरे हस्बैंड हैंडल करते हैं। तो इस तरह से दोनों का सामंजस्य हम लोगों का बहुत अच्छा है, जिससे हम अपने प्लांट की ग्रोथ को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। ऋचा सिंह को स्ट्रॉबेरी की फसल से बहुत मुनाफा हुआ और इन्होंने उत्साहित होकर अगले सीजन के लिए टमाटर, लेटूस लगाने की भी तैयारी शुरू कर दी है। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम को अपने फार्म पर और वाइल्ड स्केल में एक्सपेंड करें। वहाँ पर जो हम फसलें लगाने वाले हैं उसमें स्ट्रॉबेरी, टमाटर, भिंडी, इसके अलावा खीरा इत्यादि शामिल है, जिसमें ये सारी फसलें हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम के थ्रू ही करना चाहते हैं। पेड़ पौधे उगाने और उनके बड़े होने के लिए खाद, मिट्टी, पानी और सूर्य के प्रकाश का होना जरूरी होता है, लेकिन सच ये है कि पौधे या फसल उत्पादन के लिए सिर्फ 3 चीजों पानी, पोषक तत्व और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस तरह अगर हम बिना मिट्टी के पेड़ पौधों को किसी और तरीके से पोषक तत्व उपलब्ध करा दें, तो बिना मिट्टी के भी पानी और सूरज के प्रकाश को उपलब्ध करा के फसल के उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष प्रकार का घोल बनाया जाता है। इस घोल में पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक खनिज और पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है उसको लगभग 17 से 19 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में। अगर मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, जैसे जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम और 4-5 और न्यूट्रिएंट्स हैं। हमने क्या किया है, हमने उसका एक कॉन्सनट्रेट मिक्स एक ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, एक ब्लेंड ए और एक ब्लेंड बी के नाम से तैयार किया हुआ है। ये लगभग 100x टाइम्स कॉन्सनट्रेटेड है। जब भी इसमें ज़रूरत होती है, यानी जब हमारे इसमें टैंक जो 100,000 लीटर्स का जो टैंक है, जब भी इसमें न्यूट्रिशन फिनिश होते हैं, हम इस ब्लेंड में से इस 1000 लीटर के टैंक में एक 10 लीटर का केन डायरेक्टली इसमें पोर करते हैं और 10 लीटर ग्रुप बी का इसमें पोर करते हैं। इन दोनों को प्रॉपर मिक्स किया जाता है, इसका पीएच को बैलेंस किया जाता है और उसके बाद में दोबारा से इसको सर्कुलेट कर दिया जाता है और ये साइकिल इसी तरह से कंटिन्यूसली चलती रहती है। लगभग अंदाजे से हमारे इस प्लांट सेटअप में 5700 प्लांट्स हैं। 5700 प्लांट में एक न्यूट्रिशन एक बार का बनाया हुआ लगभग 1 महीने चल जाता है। पानी, कंकड़ों, परलाइट और क्ले बॉल्स में उगाए जाने वाले पौधों में इस घोल को पंप के माध्यम से पाइपों में प्रवाहित किया जाता है। खास बात ये है कि ये घोल खराब नहीं होता। एक बार तैयार करने के बाद निरंतर पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता रहता है।
परंपरागत तकनीक से पौधे और फसल उगाने की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से कई बड़े लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ पानी का है। इस तकनीक से परंपरागत खेती के अपेक्षा केवल 2 से 10% पानी की खपत इस पैदावार को करने में होती है और सबसे अच्छी बात ये कि इसमें हानिकारक रासायनिक पदार्थों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी इसका अच्छा फायदा मिलेगा। और पौष्टिकता की दृष्टि से देखें तो इस विधि से उगाई गई फसलें परंपरागत फसलों से अधिक पौष्टिक होती हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से विपरीत जलवायु परिस्थितियों में उन क्षेत्रों में भी पौधे उगाए जा सकते हैं जहां जमीन की कमी है और जहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। इस विधि से न केवल खेतों में बल्कि घरों और फ्लैटों में भी फसल उगाई जा सकती है। इस विधि से उगाई गई फसलें और पौधे कम समय में ही उत्पादन देने लगते हैं। इस विधि से तैयार की गई सब्जियां और फसलों की मांग आज बाजार में बहुत ज्यादा है। कारण ये है कि इस विधि से पैदा किए गए पौधों और फसलों का मिट्टी और जमीन से कोई संबंध नहीं होता। इन फसलों को उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई जाती हैं, इसलिए इसमें बीमारियों की संभावना न के बराबर होती है। यही कारण है कि इस विधि से उगाई गई फसलें ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। इस प्रकार के उत्पादों की मांग भारत के अलावा विदेशों में भी है और ये आम फसल से कई गुना ज्यादा दाम में आसानी से बिक जाते हैं। जो स्ट्रॉबेरी का फ्रूट है वो दिखने में तो अच्छा लगता ही है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, वो बहुत डिलीशियस भी होता है, इसलिए उसकी डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है। हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है अभी, लेकिन रिसेंटली कुछ ईयर्स में इसने आना शुरू कर दिया है, तो इसको बेचने की तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है क्योंकि कस्टमर्स हमेशा इसकी डिमांड करते रहते हैं मार्केट के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात मैं अगर करूं तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो आपको इसको बेचने में भी तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। दिल्ली, इवन अब तो कुछ लोकल मार्केट्स में भी जैसे बरेली उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भी अच्छा मार्केट है। अदरवाइज दिल्ली में, महाराष्ट्र में इनके मार्केट काफ़ी अच्छा है इसका। आज इजराइल, सिंगापुर और जापान हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। वहाँ पर प्लांट लगाने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। हाइड्रोपोनिक्स मेथड के कई सारे बेनिफिट हैं जो हमने ऑलरेडी बताए हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत है कि ये इंडिया में भी इसको उतना ही प्रमोशन मिले, इसको उतनी ही प्रेस्टीज मिले जो इसमें रिक्वायरमेंट है। यद्यपि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की महत्ता को बताते हुए हिंदुस्तान के अंदर, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, भारतीय सरकार को हाइड्रोपोनिक्स प्रोडक्ट को, उसकी महत्ता को समझते हुए उनके बारे में भी प्रमोशनल चीज़ें करनी चाहिए। जो युवा किसान है या उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए और इसके लिए कोई मानक तैयार करे जाने चाहिए, जिससे कि जो हाइड्रोपोनिक विधि से जो किसान पौध तैयार कर रहे हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को एक मार्केट में अलग एक पहचान मिले, तो उसका कोई या तो मापदंड तैयार किए जाएं या तैयार किए जा सकते हैं। दिन भर की थकान से निवृत्त होकर ये लोग शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। देवर जा रे मेरी जात देवरानी, देवर जेठ जात मेरी जा रे जिठानी, मांडई और जावित्री जावे, मांडई और जावित्री जे जाने तो मैं कैसे रह पाऊंगी, मैं बुलावे जरूरत है कि हाइड्रोपोनिक्स विधि की इस खेती का भारत में विस्तार हो और लोगों की मनोवृत्ति पारंपरिक खेती से हटकर इस खेती की ओर आकर्षित हो।
आज के युग में जहां खेती में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अगर तकनीकी पूर्ण और सुरक्षित हाइड्रोपोनिक्स खेती को प्रोत्साहित किया जाए तो निश्चित ही इस विधि से की गई खेती एक नए विकल्प के रूप में एक नए आयाम को छुएगी। क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपनी फैमिली के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। जो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, फैमिली जो आपको सपोर्ट दे सकती है, वो आउटसाइडर कोई आपको सपोर्ट नहीं दे सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा विज़न यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़े और अपने फैमिली जो हम अपने सपने बाहर जाकर ढूंढते हैं वो शायद हमको अपने देश में और अपने घर में ढूंढने चाहिए। और जो फैमिली सपोर्ट करती है अपने घर के लिए, जो लोग सदस्य सपोर्ट करते हैं, उसके बिना आप ना तो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और ना देश को आगे लेके जा सकते हैं। मेरा संदेश सिर्फ यही होगा कि आप अपनी फैमिली के साथ चलिए और देश को आगे लेकर चलिए। एक इसी थॉट के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आपके माध्यम से जो मैं चीज़ें पहुँचाना चाहती हूँ वो मैं पहुँचा पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए ऋचा जी। और ऋचा जी का उद्देश्य पवित्र है और ये अपने पूरे परिवार को लेकर चलना चाहती हैं और पूरे परिवार के संयुक्त प्रयास से देश के विकास में भी अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा देना चाहती हैं, कुछ अलग करके। निश्चित रूप से ये अपने उद्देश्य में सफल होगी। फिलहाल मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। Ida, ida, ida,